हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ का 13वां पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम आज यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने इन पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है, पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो देखिए, इन मूल अधिकारों में से बताना है कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है और भारत में रहने वाले विदेशियों को ये उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय दंडाधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है। रुपये कितने रुपए प्राधिकृत किए गए हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 से लेकर 5000 तक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय संसद बनी है। तो देखिए, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? डॉक्टर सच्चिदानंद। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? तो देखिए, राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, कौन सा ये पद है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और 2-3 पेपर में और दिखने को ये क्वेश्चन मिला है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी सॉल्व करा दिए गए हैं, तो इनमें मैंने बहुत जगह देखा ये क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए इसको, हो सके अगले पेपर में आपसे ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन दोबारा से फिर से। तो आप सभी लोग देख लीजिए, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला देखेंगे, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1950 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संविधान भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? कौन सा ये संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन था जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो ये संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसको 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था? तो देखिए, किसे प्राप्त नहीं हुआ था ये बताना है। तो भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2019 का प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी,
नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे, तो किसको नहीं मिला था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था। बाकी प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका को ये पुरस्कार 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार बताना है कि इन अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार ऐसा है जो आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये जो अधिकार है ये है जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एन.के. सिंह को। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं चेक करना चाहती हूँ आप सभी का करंट कितना तगड़ा है, कितनी आप मेहनत कर रहे हैं करंट अफेयर में। और आपको बता दो कि करंट अफेयर की क्लास आपको अलग से प्रोवाइड कराई जा रही है। कल रात को आपको प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है करंट अफेयर की क्लास तो देख लीजिए। अगर आप उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो प्रॉपर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर वाली क्लास को भी शेयर कीजिएगा। और ये क्लास तो आपको शेयर करनी ही है, इसको भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगला देखेंगे, जनवरी 2019 तक यूरो जोन में कितने देश सम्मिलित हुए? तो देखिए, जनवरी 2019 तक यूरो जोन में कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 देश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की? तो ये देश कौन सा है? ये देश है तुर्की। तुर्की ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की। अगला देखेंगे, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति है इनमें से क्रिस गेल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष था? तो देखिए, 2019 में बताना है कि भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधाकर शेट्टी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन है? टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईगल बेरनाल। अगला देखेंगे, निम्न में से पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता कौन है? तो देखिए, पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता है इनमें से कौन? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो देखिए, औरंगजेब ने जजिया कर जो है इसको पुनः कब आरोपित किया? ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1679। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला देखेंगे, कोलम संवत प्रारंभ हुआ था। कोलम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1825 ईस्वी में कोलम संवत जो है ये प्रारंभ हुआ था। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का जो शीर्ष अधिकारी है ये किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था सन्नी धाता से जाना जाता था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है? तो देखिए, इनमें से बताना है कौन सा सबसे प्राचीनतम मंदिर है भारत का। ये मंदिर है आपका जयपुर का विराट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने किस देश से? सिंगापुर से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे,
प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम जो विदेशी थे ये कौन थे? ये विदेशी थे देखिए ईरानी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए 2019 में ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है कितने लोगों को? 6 लोगों को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए वर्ष 2021 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2021 में जून 2021 में विश्व भर के 6 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और जो आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसी को ही ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये 6 व्यक्ति कौन कौन है? एक है आपके ग्लोरिया माजिका, इसके अलावा थाई वैन और किमिको हिराता, मैदा बिलाल, शेरान लेगिनवे और इसके अलावा लिज चिगागे चुरे। तो इन लोगों को 2021 का ग्रीन नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये आपको याद रखना है। और जो आपका गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसी को ही ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या फिर ग्रीन नोबेल पुरस्कार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? गांधी जी ने कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। तो किसकी मृत्यु पर यह कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए लाला लाजपत राय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भूकंप की उत्पत्ति का स्थान जो है ये जाना जाता है किस नाम से? नाभि के नाम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? सुनामी जो है ये परिणाम है किसका? भूकंप का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हरिद्वार जो जिला है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखेंगे, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध जो है ये बनाया गया है आपके किस नदी पर? रिहंद नदी पर। किस राज्य में स्थित है ओबरा बांध? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा राज्य हो जाएगा इनमें से? केरल राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मैकमोहन रेखा मध्य में है। मैकमोहन रेखा किसके मध्य में है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? अब बताइए कौन सा क्षेत्र है जो कि धान का कटोरा कहलाता है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है आपका। तो देखिए शिवा समुद्रम जलप्रपात ये स्थित है किस नदी पर? ये नदी है आपकी कावेरी नदी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मेलाकाइट खनिज है। तो देखिए मेलाकाइट जो खनिज है ये तांबे का खनिज है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। तो हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक यानी कि पॉलीमर नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है इनमें से कौन सा? प्लास्टिक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो फ्लोराइड प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? आप सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा।
वैसे यहाँ पे जो आपके दिए गए ऑप्शन हैं मुझे लग रहा है कि ये गलत हैं, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि कौन करेक्ट आंसर होगा आपका, कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कोई भी आपका करेक्ट नहीं है। अगला देखेंगे, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जनन द्रव्य डीएनए में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है। तो देखिए ये पुस्तक कौन सी है, इसका शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था। तो देखिए पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था, ये पौधा था आपका तंबाकू, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। पोलियो की बीमारी होती है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। अगला देखेंगे, दही में कौन सा बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं। तो देखिए दही में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है ये कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस स्पेसी है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है, अंटार्कटिका के ऊपर अधिकतम है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि यानी क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है। तो कौन सी ये गैस है, ये गैस है आपकी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपोषण, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो साइंस वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह यानी परत पृथ्वी के निकटतम है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर। अगला देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये गैस थी आपकी कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है। नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है वहन क्षमता, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामान्य वर्षा के जल का पीएच होता है लगभग, देखिए सामान्य वर्षा के जल का जो पीएच होता है ये लगभग कितना होता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5.6, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्षा के जल का पीएच 5.6 होता है। और देखिए आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, साथ ही साथ आप सभी को क्विज़ के रूप में सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है 50 क्वेश्चन का, और आप सभी को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आईओ के पैटर्न पर तैयार किया दिया जा रहा है अल्टरनेट डेज पर, और हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ करंट अफेयर भी आप लोगों की डिमांड पर चला दी गई है, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने इन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं सभी के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, तो आप देख लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ भी कराई जा रही है रात को 8 बजे, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं और सेशन शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है। देखिए सोलर सेल की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे, आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात पाचित होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला देखेंगे,
भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सीनोजोइक। सीनोजोइक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन से नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सभी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पूरा जलवायु का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, पूरा जलवायु यानी कि पेलियो क्लाइमेट का जो अध्ययन है ये किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष वलय द्वारा, बर्फ कोर के द्वारा, झील के निक्षेप द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? तो देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। वर्तमान में यानी कि 2022 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और करंट अफेयर के लिए आप करंट अफेयर वाली क्लास देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरी करंट अफेयर क्लियर करा रहे हैं। स्टडी विद एम के द्वारा कराया जा रहा है सारी करंट अफेयर क्लियर, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगला देखेंगे, डॉप्सन यूनिट निम्न में से किसको मापता है? डॉप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई को मापता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय यानी संवेदनशील क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर एवं चमोली। उत्तराखंड में बागेश्वर और चमोली जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय यानी संवेदनशील क्षेत्र है। अगला देखेंगे, गुजरात के मोरबी डैम जलाशय फटने की घटना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, गुजरात का जो मोरबी डैम है इसके फटने की घटना कब हुई थी? ये वर्ष था 1979 का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? तो देखिए, चेरनोबिल में जो आपदा आई थी वर्ष 1986 में, ये किस प्रकार की आपदा थी? ये एक नाभिकीय आपदा थी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। और कुछ क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आईओ के द्वारा रिपीट किए जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इन पेपर्स के सॉल्यूशन से। तो आप ज़रूर देखिए, अभी तक आपको 13 यानी कि आज ये 13वां आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग अभी तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन देख लीजिए। स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, तो उसको अपडेट कर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे विजिट करके। अगला देखेंगे, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष में क्रियान्वयन में आया था? तो देखिए, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट जो है ये किस वर्ष में, ये वर्ष था आपका देखिए वर्ष 2005, जब ये क्रियान्वयन में आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियान्वयन कब हुआ था इसका? वर्ष 2005 में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? तो देखिए, इनमें से सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडा कांच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निकट दृष्टि का तकनीकी नाम है। निकट दृष्टि का तकनीकी नाम हो जाएगा मायोपिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है? तो देखिए, ये जिला कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो कौन सा ये पद है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बग। अगला देखें, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से
कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो इनमें से वेब ब्राउज़र बताना है, कौन सा हो जाएगा? इनमें से वेब ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन यानी संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो देखिए ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में दिए गए ऑप्शन आपके इनकरेक्ट लग रहे हैं मुझे, तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला देखेंगे, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आपका देखिए वर्ष 2019 का ये पेपर है, तो 2019 में थे 9, अब एक कम कर दिया गया है, तो 8 हैं अभी वर्तमान में। इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान में रखिए। अगला देखेंगे, निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? तो किसका प्रयोग करके वेब पेज बना सकते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा HTML, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है? एक बाइट किसके समतुल्य होती है? 8 बिट्स के, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? ग्रहों के गति के नियमों की खोज किसने की थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्लन ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ये कथन हो जाएगा आपका कौन सा कथन? कौन सा कथन होगा बताइए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन सी, इसकी गति में त्वरण है। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था? अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम जो उपग्रह था ये स्पुतनिक फर्स्ट था। कब भेजा गया स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में? कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपके वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हेली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था वर्ष? किस वर्ष दिखाई दिया था हेली का धूमकेतु अंतिम बार? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वायरलेस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई में सितंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत पदक जीते थे? तो देखिए ये जो पेपर है आपका 2019 का है, तो आप देख सकते हैं 2015 का करंट अफेयर 2019 में पूछा गया है। तो आपको करंट अफेयर 2-3 सालों के ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं, ताकि आयोग आपसे पूछे तो आप करेक्ट करके आए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था प्रेम कुमार, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी में केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी वह है? तो वह कौन है? वह है योगेंद्र राणा। तो 2013 की करंट अफेयर भी 2019 में पूछी गई है, तो 2-3 सालों के करंट अफेयर बहुत अच्छे से आप सभी लोग पढ़ लीजिए, साथ ही साथ स्टडी विद एम के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास भी आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। अगला देखेंगे, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? कवि वीरेंद्र डंगवाल, इनका जन्म बताना है कहाँ पर हुआ था? तो कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में इनका जन्म हुआ था वीरेंद्र डंगवाल का, जो कि एक कवि है। अगला देखेंगे, मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता है? मिस दीवा 2018 का जो खिताब है ये जीता था, किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहल
चूड़ासमा। अगला देखेंगे कत्यूरी शासकों की राजधानी थी, तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ पे को थी, वह ये थी कार्तिकेयपुर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे या अंतिम नरेश कौन थे, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मानवेंद्र शाह। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे सिंधु श्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, मुख्य सीमा भ्रंश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का स्रोत प्रमुख स्रोत है, तो देखिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इसमें से बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा। अगला देखेंगे वंदे मातरम योजना का संबंध है, वंदे मातरम जो योजना है इसका संबंध है गर्भवती महिला से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन त्रासदी कब घटित हुई थी, तो देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है मालपा वाला ये रिपीट हो रहा है बहुत बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मालपा भूस्खलन की त्रासदी कब घटित हुई थी, और मालपा आपके पिथौरागढ़ में, तो कब घटित हुई थी ये बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1998 में। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन आच्छादन। भारत के 14वें वित्त आयोग द्वारा वन आच्छादन मानक को राज्य के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के 14वें वित्त आयोग की संतुतियों के अनुसार भारत को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है, तो कितनी हिस्सेदारी है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.05%। अगला देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट भारत में लागू हुआ किस वर्ष हुआ था, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, जल्दी से बताएं जिन्हें आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2006 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था, कमेंट करके बताएं आंसर। आपके ऑप्शन गलत दिए गए हैं यहाँ पे, तो आपको कितना करंट आ रहा है 2018 का, अगर आपको पता है तो राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई, तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भारत में कब लागू की गई थी, इसको लागू किया गया था अगस्त 2014 में। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपये। अगला देखेंगे निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों एवं युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है संसद। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन यानी विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत संसद द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है, प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी का संवर्धन, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, सभी है तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है, तो देखिए कौन सी ये एजेंसी है आपकी NSSO, जो कि भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।